हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 11 to 15 का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य बीच युद्ध हुआ था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना गया है। वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। अमित्रघात बिंदुसार को कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। निम्न में से किसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी यह डायमेकस को माना जाता है, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। किस इतिहासकार के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक अंतियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? तो यह एथीनियस के अनुसार। वहीं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। एपियानस चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं और स्ट्रेबो के अनुसार अंतियोकस प्रथम ने बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। निम्न में से किसे बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो यह तारानाथ ने बताया है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद के प्रधान क्या कहलाते थे? बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके प्रधान या खल्लाटक कहलाते थे। निग्रोध इनके प्रवचन को सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और राष्ट्रिक या चक्र के शासक को कहा जाता था। गोप प्रशासकों में सबसे छोटा होता था, जो 10 ग्राम का प्रशासन संभालता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसे भेजा गया? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर दिया था और इन्हीं के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन हुई थी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अहरौरा अभिलेख के अनुसार अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म का अनुयायी था? अहरौरा अभिलेख के अनुसार अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताया गया है और राजतरंगिणी में अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज पादरेठी फेंतलेहर ने 1750 ईस्वी में की थी और इसे पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईसा पूर्व में मिली थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। वहीं 12वें वर्ष उन्होंने निगाली सागर की यात्रा की थी और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। वहीं भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त शिलालेख में इनका नाम रानियो अशोक मिलता है और मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम के लेखों से इनका नाम अशोक प्राप्त होता है। आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में निम्न में से किस गुफा का निर्माण नहीं करवाया था? तो आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था,
जो कि कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। तो इन्होंने किस गुफा का निर्माण नहीं करवाया था? तो यह नागार्जुन का निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। अशोक के ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अशोक के ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख यह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। वहीं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से खरोष्ठी लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता किस वर्ष मिली थी? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता यह 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। वहीं अशोक के शिलालेख को खोजने का श्रेय 1750 में पादरेटी फेंतलेहर को जाता है। अशोक के किस अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाने को कहा गया है? तो अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाने को कहा गया है। वहीं पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरे शिलालेख में पशु और मनुष्य की चिकित्सा की बात कही गई है और चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। वहीं 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है और 6ठे शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में निम्न में से किसका वर्णन है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। वहीं धम्म की व्याख्या यह अशोक के 11वें शिलालेख में किया गया है और अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी विचारों के सम्मान की बात की गई है और अशोक के 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज यह कार्लायल के द्वारा किया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था जिसे इलाहाबाद में अकबर के द्वारा स्थापित कराया गया? तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था जिसे इलाहाबाद में अकबर के द्वारा स्थापित कराया गया था। वहीं दिल्ली टोपरा अभिलेख और मेरठ दिल्ली अभिलेख, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख यह पहले टोपरा गांव में था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था और मेरठ दिल्ली अभिलेख यह पहले मेरठ में था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थापित कराया गया था। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ यह दोनों बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। मौर्य प्रांत का उत्तरापथ की राजधानी थी। मौर्य प्रांत के उत्तरापथ की राजधानी यह तक्षशिला थी। निम्न में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख यह कौशाम्बी के अभिलेख को कहा जाता है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख यह रुम्मीदेई लेख है और प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं इसका वर्णन किया है और सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में पड़े अकाल और सूखा का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीर्षस्थ अधिकारी जो महामात्र कहलाते थे उनकी संख्या कितनी थी? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीर्षस्थ अधिकारी जो महामात्र कहलाते थे उनकी संख्या 18 थी। वहीं मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मौर्य काल में प्रशासकों में निम्न में से कौन सबसे छोटा था? तो मौर्य काल में प्रशासकों में सबसे छोटा यह गोप हुआ करता था जो कि 10 ग्राम के प्रशासन को संभालता था। किसके अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था? तो एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। यह किसने वर्णन किया है? यह मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। वहीं प्लिनी ने 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बताया है। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को क्या कहा जाता था?
तो मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। वहीं सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और द्रोण जो कि अनाज के नाप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किस अमात्य के नाम के अधीन था? मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग यह महामात्म्य सर्प के अधीन था। वहीं गुणपुरुष गुप्तचर को कहा जाता था और संस्था एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था और भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला कहलाती थी। मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला यह रूपाजीवा कहलाती थी और गुप्त काल में जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी उन्हें गणिका और गुप्त काल में बूढ़ी वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को कुट्टनी कहा जाता था। मौर्य प्रशासनिक समिति में विदेशियों की देखरेख निम्न में से किस समिति के पास थी? तो मौर्य प्रशासनिक समिति में विदेशियों की देखरेख का कार्यभार यह द्वितीय समिति को दिया गया था। वहीं प्रथम समिति जो कि उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था और तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखता था और चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। प्रशासनिक समिति में षष्ठ समिति का क्या कार्य था? प्रशासनिक समिति में षष्ठ समिति का कार्य यह बिक्री कर वसूलना था। वहीं पंचम समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना था और तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण का विवरण रखना था। मौर्य काल में सैन्य समिति में से पैदल सेनाओं की देखरेख कौन सी समिति करती थी? तो सैन्य समिति में पैदल सेनाओं की देखरेख का कार्य यह तृतीय समिति करता था। वहीं प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करता था, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था और चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करता था। सैन्य समिति में पंचम समिति का कार्य था। तो सैन्य समिति के पंचम समिति का कार्य यह गज सेना की देखरेख करना था। वहीं रथ सेना की देखरेख यह षष्ठ समिति करती थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे? तो भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए थे। वहीं वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 9 राजा हुए थे। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? अशोकाराम विहार यह पाटलिपुत्रा में स्थित था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? कण्व वंश की स्थापना यह वासुदेव के द्वारा किया गया था। देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था और सुशर्मा यह कण्व वंश का अंतिम शासक था और सिमुक इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कब की थी? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में की थी। वहीं 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी और 137 वर्ष यहाँ पे 137 वर्ष मौर्य प्रशासन चला था। गाथा सप्तशती के रचनाकार थे। गाथा सप्तशती के रचनाकार यह हाल थे। वहीं गुणाढ्य बृहत कथा के रचनाकार थे। सातवाहनों में निम्न में से सर्वाधिक किस धातु के सिक्के चलवाए थे? सातवाहनों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए थे और यह शीशा कहाँ से आता था? तो यह शीशा रोम से आता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसके द्वारा किया गया? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का व्यवस्था यह सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा
प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक गौल्मीक जो सैनिक टुकड़ी के प्रधान होते थे जिसमें शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक जो गौल्मीक कहलाते थे और उनके सैनिक टुकड़ी में कौन कौन से शामिल थे? 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक, ये सभी शामिल थे। गौल्मीक की सेना में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, यह सभी शामिल हुआ करते थे। किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है? तो यह सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरूच स्तूप का निर्माण यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। वहीं हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण यह खारवेल के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सी स्थापत्य कृतियाँ सातवाहनों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी स्थापत्य कृतियाँ सातवाहनों से संबंधित नहीं है? तो यह उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण, यह सभी सातवाहनों से संबंधित है। और उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण यह कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस हिंदू यूनानी शासकों के शासनकाल में बैक्ट्रिया का विद्रोह हुआ था? तो किस हिंदू यूनानी शासकों के शासनकाल में बैक्ट्रिया का विद्रोह हुआ था? तो यह थे अंतियोकस प्रथम। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला बैक्ट्रिया का शासक था। तो वैसे भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्ट्रिया शासक यह डिमिट्रियस थे। और इनमें से बैक्ट्रिया शासक जो कि भारत में सबसे ज़्यादा विख्यात हुए थे ये मिनांडर थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। प्रथम शक राजा थे। प्रथम शक राजा या मोह थे और शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहते थे और कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे और यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ली थी। पार्थियाई या पहलव का मूल स्थान था। पार्थियाई या पहलव का मूल स्थान यह ईरान था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल यह पेन चोआ था और कुजल कटफिसस यह कुषाण वंश का संस्थापक था। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी? कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। वहीं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। महाविभास सूत्र जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है की रचना किसने की थी? तो महाविभास सूत्र की रचना यह वसुमित्र के द्वारा किया गया था जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वहीं अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई थी जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और चरक ने चरक संहिता की स्थापना की थी और नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किस धातु के सिक्के जारी करवाए थे? तो कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में किस धातु के सिक्के जारी करवाए थे? तो यह थे तांबे के सिक्के। विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला लंबा अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहला लंबा अभिलेख जारी किया था। बुद्ध चरित के रचनाकार थे। बुद्ध चरित के रचनाकार यह अश्वघोष थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक यह वासुदेव थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस कला क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास यह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में किन राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे? तो कुल 3 संगम का आयोजन यह पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य का विभाजन किया गया है। तो संगम साहित्य का विभाजन यह 3 भागों में किया गया है जो कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि हैं
पत्थु, पातु, इत्थु, थोके और पादिनेन किलकन्नुकु। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सबसे पहले तिरुनाबुक-रसु के द्वारा किया गया था। तिरुतक्क देवर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तिरुतक्क देवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की है। शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो के द्वारा किया गया है। मणिमेकले की रचना शीतले सतनार के द्वारा किया गया है और तिरुकुरल की रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन तमिल व्याकरण है? तो तोल्काप्पियम यह तमिल व्याकरण है जिसकी रचना तोल्काप्पियार के द्वारा किया गया है। इरामोतारम की रचना यह कंबन के द्वारा किया गया है। तमिल साहित्य जो है यह अकम और पुरम, जो अकम का मूल विषय प्रेम प्रसंग हुआ करता था और पुरम का मूल विषय युद्ध से संबंधित है। संगम साहित्य के अनुसार तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो तमिल प्रदेश में 3 राज्य हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। तो चोल उत्तर पूर्व में यह सुमेलित है, चेर दक्षिण पश्चिम सुमेलित है और पांड्य दक्षिण पूर्व। तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा यह करिकाल था। वहीं सेनगुट्टवन चेर राज्य का सबसे प्रतापी राजा था और पांड्य का नेंडुजेलियन सबसे प्रतापी राजा था। संगम युग में मंत्रियों को कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। वहीं नालवे या राज्यसभा हुआ करती थी और मनरम राजा के न्यायालय को कहा जाता था। संगम युग का दूसरा राज्य चेर आधुनिक स्थान पर है। संगम राज्य का दूसरा राज्य चेर जो कि आधुनिक रूप से केरल में है। तमिल प्रदेश में संगम काल में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। तमिल प्रदेश में संगम काल में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यह ब्राह्मण था। वहीं वेल्लार जो कि किसान हुआ करते थे, वेनिगर व्यापारी वर्ग था और एनियर शिकारियों की एक जनजाति थी। निम्न में से किस में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है? तो करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ यह पेरुनानुनपादे में बताया गया है। दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाता था कहलाता था। तो दस्तकार वर्ग का एक वर्ग जो रस्सी पशुचर्म से चारपाई और चटाई बनाता था उसे पुलेयन कहा जाता था। वहीं एनियर जो कि शिकारियों का एक जनजाति था, मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी और वेनिगर व्यापारी वर्ग था। तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम के रचनाकार थे। तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम के रचनाकार या तोल्काप्पियार थे। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल की रचना की थी, इलांगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी और शीतले सतनार ने मणिमेकले की रचना की थी। पक्षीय प्रणय को कहा जाता था। पक्षीय प्रणय को केक्किन्नय कहा जाता था। वहीं प्रणय विवाह को पंचतिनय कहा जाता था और अनुचित प्रणय को यह पेरुंदिनय कहा जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें कहा गया है। तो नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल जो घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे इन्हें संगम साहित्य में पानर व विडेलियर कहा जाता था। संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? संगम काल के लोग कौवा को शुभ मानते थे। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी, इन्हें कहा जाता था। तो समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी और इन्हें वीरगल कहा जाता था। वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? संगम काल में चोलों के समृद्धि का मुख्य कारण सुविकसित वस्त्र उद्योग था। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित चोल वंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह यह अरिकमेडु था और कोरकई और सोलियोर यह पांड्य राज्य का प्रमुख बंदरगाह था और बंदर यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था।
मिस्र के किस एक नाविक ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी? तो मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि यह हिप्पोलस के द्वारा खोजी गई थी। निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है? किस जनजाति की स्त्रियों को मुरुगन की पत्नियों के रूप में माना जाता है? तो यह है कुर्वस। गुप्त वंश के संस्थापक थे? गुप्त वंश के संस्थापक यह श्रीगुप्त थे। निम्न में से किस गुप्त शासक ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था? तो आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने वाले गुप्त शासक यह समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वहीं अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक और परम भागवत ये इन सभी उपाधियों को समुद्रगुप्त ने धारण किया था। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना निम्न में से किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना यह हरिसेन के द्वारा किया गया था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है? तो 9 विद्वानों की मंडली जिसे नवरत्न कहा गया है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश के शासक को कहा जाता था। तो गुप्त वंश की साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश हुआ करती थी और देश के शासक को गोपना कहा जाता था। वहीं उपरिक या भुक्ति के शासक को कहा जाता था और विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कहलाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी या दंडपार्षिक कहलाता था। वहीं पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जाट और भाट कहलाते थे। महत्तर या ग्राम सभा के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। किस शासक के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र जिसमें कि भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का वर्णन है, यह संबंधित है कुमार गुप्त के से। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यह स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। वहीं विष्टि जो है एक बलात् श्रम कहा जाता था और महत्तर यह ग्राम सभा के सदस्यों को कहा जाता था और सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसे सील कहा जाता था। गुप्त काल में अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल में अपृहत का अर्थ है जंगली भूमि, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। और कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यह उज्जैन था। श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यह कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।